नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी पर। आज हम लोग जो है हिंदी बुक के गद्यखंड भाग का छठा अध्याय जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, इस पाठ का संपूर्ण अर्थ पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस पाठ का संपूर्ण अर्थ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लेख को पढ़ा था विद्यार्थी और राजनीतिक पर, कि विद्यार्थी और राजनीति के बारे में लेखक क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और फिर हम लोगों ने सुखदेव के नाम जो भगत सिंह पत्र लिखते हैं, उस पत्र को भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो पत्र में बाकी के बचे हुए जो भाग है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए इस सेशन के साथ, और एक बार आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि आवाज़ और वीडियो जो क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रही है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। अब आइए हम लोग जो है अपने आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, और जहां तक हम लोगों ने पत्र को पढ़ा था उसके आगे के पत्र को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है भगत सिंह के द्वारा कि इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी, और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। भगत सिंह पत्र में लिख करके अपने मित्र सुखदेव को संबोधित करना, उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लोग बंदी गृह में बंद हुए, जेलों में बंद हुए, तो उस समय जो जेल के परिस्थितियां थी, जेल में जिस तरह के नियम थे, उसको बदलने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कृत्रिम रूप से हमें भोजन दिया जाने लगा, हम उपवास रखने लगे। हमारे जो मित्र थे उनका जो है निधन हो जाता है, तो उनका निधन होना, उसको जो है हम लोग मतलब कि कह सकते हैं कि वो जो आत्महत्या किए, वो कि मतलब खाना पीना नहीं खाएं, हमारे साथ भूखे रहें, तो वो आत्महत्या करना कदापि गलत नहीं होगा। हालांकि आप आत्महत्या को सही मान रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में आत्महत्या करना गलत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, कष्टों को सहा, कष्टों के लिए जो है ना मैंने अपने कह सकते हैं कि अच्छे खाने के लिए, और हमने जो मतलब कि हड़ताल किया, तो उस हड़ताल को करने का मकसद हमारा कुछ और था, तो उसमें आत्महत्या जो उनके द्वारा हुआ तो वो गलत नहीं था। ये चीज़ भगत सिंह उनको समझाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप आत्महत्या को अब जो है सही मान रहे हैं, तो आपका विचार क्या है, गलत है। वो इनको कई तरीके से जो है समझाने का कोशिश करते हैं। तो वहीं पर ये बता रहे हैं कि हम में से जो है जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उस दिन का प्रतीक्षा करना चाहिए कि जब उनको जो है फांसी की सज़ा उनको सुनाई जाए या फांसी दी जाए, तो उतना दिन का उनको इंतजार करना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें पकड़ा गया, वो जेल में उनके साथ अत्याचार किया गया, तो वो अपना आत्महत्या कर ले। तो आत्महत्या करना क्या कायरता का काम है। ये कुछ समय के लिए, या अपनी जो कष्ट और दुख है उसके निवारण के लिए क्या करते हैं, हम लोग आत्महत्या करते हैं। तो वही भगत सिंह बताते हैं और कहते हैं मृत्यु दंड को और फांसी को, कि यही मृत्यु जो क्या है सुंदर होगी, और परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना होता है। फिर वो बताते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप वरन मैं कहूँगा कि हमें से भी किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। यानी भगत सिंह कह रहे हैं कि हम में से जितने लोगों ने भी अभी वैसा कष्ट नहीं सहन किया है जैसा कष्ट सहना चाहिए। अभी तो इसकी हमारा शुरुआत हुआ है, और इसी में हम और आप घबरा जाएंगे तो फिर हमारा मकसद का क्या हो जाएगा। तो इसलिए हमें घबराना और डरना नहीं है, हमें जो है डट करके रहना है और उस दिन की प्रतीक्षा करना है जिस दिन हमको मृत्युदंड मिले। अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं तो आत्महत्या करना केवल अपने कुछ दुखों से बचने के लिए होता है, अपने जीवन को समाप्त कर देना तो ये क्या है, कायरता का काम है। फिर भगत सिंह उन्हें समझाते हैं कि आपको याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं मिलती है। अब यहाँ पर भगत सिंह जो है रूस के साहित्य का और अपने यहाँ के साहित्य को लेकर के हमें समझाते हैं कि हमारे यहाँ का जो साहित्य है और रूस के जो साहित्य है, रूस की साहित्य में जो प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता हमें दिखाई देती है, यानी सही जानकारी दिखाई देती है, वो हमारे भारत के साहित्य में नहीं दिखाई देती है। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की इस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र के असाधारण ऊंचाइयों को के प्रशंसक है, परंतु इसके कारण पर सोच विचार करने की कभी चिंता हमने नहीं की है। फिर कहते हैं वो कि मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने से साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में
हृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न किए। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियां, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए हैं, संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। यानी हमारे द्वारा जो क्रांति किया गया है उसमें जो हमको कष्ट दुख मिलेगा, जो हमको विपत्तियां सहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तैयार करना होगा। तो ये मतलब तैयार रहना होगा, ये भगत सिंह बताते हैं। तभी हम जो है अपने आप को क्रांतिकारी बना पाएंगे। ये जितना भी बातें जो हैं भगत सिंह पत्र में लिख करके अपने मित्र सुखदेव को समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके विचार बदल चुके हैं, परिवर्तन आ गया उनके विचार में, तो उसी को वो समझाते हैं। फिर भगत सिंह कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में जो केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलों में ही ऐसे विषय का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त स्थान है। मतलब भगत सिंह ये कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जेलों में, केवल जेल में ही अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का जो है लोग प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं, यानी आंखों देखा जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जेल में ही। और जेल को ही एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां पर जो है स्वाध्याय द्वारा यानी खुद से जो है इस विषय में अध्ययन किया जा सकता है। तो स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग बताते हैं स्वयं को कष्टों से को सहना। क्या कहते हैं वो, स्वयं कष्टों को सहना। यानी जेल के जो मतलब कि पाप हो गए, अपराध हो गया, उसके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें जेल में जाना होगा। फिर वो बताते हैं कि आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। मतलब वहां पर जो जारशाही का, यानी रूस में क्या होता था, पहले जार का शासन होता था। जार का मतलब होता था रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। आप लोग 10वां क्लास में इतिहास में पढ़े होंगे, तो वहीं कहा जा रहा है कि रूस में जारशाही का जो तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जो जेलों के प्रबंधन थे उनमें क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण माना गया था। मतलब उस समय जो जेलों में प्रबंधन थे, बंदी गृहों में जो प्रबंधन था, उन विपत्तियों को दूर करने के लिए जारशाही का तख्ता उलटने के बाद जो है ये सारी तरह के प्रबंधन को लेकर के क्रांति किया गया वहाँ के जो भी जेलों में बंद लोग थे उनके द्वारा। फिर वो कहते हैं कि भारत में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय में से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव करते हो। केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किस प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है। मतलब भगत सिंह ये कह रहे हैं कि जैसे रूस में जिस तरीके से ये हुआ, बंदी गृहों में प्रबंधन के लिए क्रांति हुआ, तो क्या हमारे भारत में नहीं हो सकता है ऐसा? तो अगर हम सोचेंगे ऐसा करने के लिए तो हमारे में से कई लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे कि ये सोच रहा है ना, या हम सोच रहे हैं तो छोड़ो, हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। तो हमारे भारत में इस तरीके की भावना है कि सोचते हैं लोग कि हम ये चीज़ करने के लिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो हम नहीं कर रहे, कोई दूसरा करेगा। तो यही चीज़ के चक्कर में हम क्या करते हैं, उसको बदल नहीं पाते हैं। तो भगत सिंह यही कहते हैं कि हम नहीं करेंगे इस काम को तो कोई दूसरा कर लेगा। तो दूसरे के चक्कर में ही क्या होगा, तो ये करना जो है, ये कहना जो है क्या होता है, उचित नहीं होता है। जो हम सोच रहे हैं तो वो हमें ही करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों को भार दूसरे लोगों पर जो है छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध जो है संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। औचित्य मतलब होता है सही गलत का। अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं विधियों का तो सही गलत देख करके कि अगर वो सही है तो नहीं करें, अगर गलत है तब करें। ऐसा नहीं है कि अगर वो सही है तो हम क्या करें, उसका उल्लंघन करने लगे। ये भी वो भगत सिंह नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औचित्य का ध्यान में रख करके क्या करना चाहिए, आवश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। तो यानी अगर हम अनुचित रूप से प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक, वो अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है हमारे लिए, तब हम प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए, तो वो हमारा कभी भी सफल नहीं हो जाएगा, वो न्यायपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए भगत सिंह कह रहे हैं कि जो गलत है
वो गलत के खिलाफ हमें जो है संघर्ष करना होगा। जो सही है उसको तो सही हमें मानना ही है, जो गलत है उसको खिलाफ हमको क्या करना है, संघर्ष करना है। और फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल के को बहुत सीमा तक जो है कम कर देगा, और जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब से पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं उन्हें मैं समझने में असमर्थ हूँ। मतलब कि भगत सिंह कह रहे हैं कि आपने जो तर्क दिया, जो बताया, तो उसको मैं समझने में क्या हूँ, मैं असमर्थ हूँ। फिर वो कहते हैं कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो या तो मूर्ख या नासमझ है, वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी जो है समझ से बहुत परे हैं, तो आपके व्यवहार को जो है अनोखा और अद्भुत समझते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, उनके मित्र दोस्त, जो भगत सिंह के मित्र सुखदेव को जो है ना क्या कहते हैं, उनसे अलग और भिन्न समझने लगे हैं। तो उन लोगों को ये बताते हैं या तो वो मूर्ख हैं या वो नासमझ हैं, जो आपके व्यवहार को वो लोग क्या समझते हैं, अनोखा और अद्भुत समझने लगे हैं। मेरे कुछ मित्र, किसके, तो सुखदेव के व्यवहार को बताते हैं भगत सिंह। फिर कहते हैं कि वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते। ये भगत सिंह प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आप समझ रहे हैं कि जो जेल का जीवन है वो अपमानपूर्ण है, सही नहीं है, तो क्यों नहीं आप आंदोलन करके जो है इसके विरुद्ध जो इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों आप चुप बैठे हैं। तो भगत सिंह इस पर फिर आगे बोलते हैं कि संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता है, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर के जो है साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यानी अगर आपसे मैं ये प्रश्न करूं कि आप इसको सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते, बंदी जीवन का जो है अपमानपूर्ण अगर जीवन है तो आप कहिएगा कि इसे जो है संघर्ष करके जो है सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो तर्क आप दीजिएगा, तो ये वैसे लोग तर्क देते हैं जो आंदोलन से बचना चाह रहे हैं, जो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाह रहे। लेकिन आप तो निडर हैं, आप तो हमारे साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर भगत सिंह अपने मित्र को ये भी समझाते हैं, तो यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुंह से सुनूंगा। यानी ये जो उत्तर भगत सिंह ने दिया कि जो लोग हैं, जो निर्बल, जो कमजोर लोग हैं, वो क्या करेंगे कि आंदोलन करके इस बंदी गृह का जो जीवन है, अपमानपूर्ण जीवन, उसको सुधारेंगे नहीं। तो भगत सिंह यही कह रहे हैं कि तो ये इस प्रकार का जो उत्तर है वो लोग देते हैं जो क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे। तो क्या मैं यही उत्तर आपके मुंह से सुनूंगा। भगत सिंह प्रश्न किए उस पत्र में, जिसका जवाब सुखदेव क्या देंगे या क्या कहेंगे, तो इसका भी वो भगत सिंह क्या करते हैं, जवाब में देते हैं। तो कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है। नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। फिर आगे कहते हैं, आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देता है। भगत सिंह ये भी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक जो है जेल में रहा, 14 वर्ष तक जेल के कष्टों को सहा और उसका जो है वहाँ पर 14 वर्ष तक भरपूर जीवन बीता, तो जेल के पश्चात यानी जेल में निकलने के बाद लोग जो है यह आशा नहीं कर सकते हैं कि उस समय उनका जो विचार होगा जेल से बाहर निकलने के बाद, क्या वो विचार जेल से पहले की तरह हो सकता है। तो ये बड़ा मुश्किल है सोचना जानना, क्योंकि आपके विचार जैसे बदल गए। जेल से बाहर आपके जो विचार थे, जेल में जाने के बाद आपके जो विचार बने उनमें परिवर्तन हुआ। मेरा जो है जेल से बाहर जो विचार था, जेल में जब मैं गया तो मेरे जो विचार में परिवर्तन हुआ, तो वो क्या है, अलग है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जेल से पहले जो विचार थे और जेल से बाहर आने के बाद जो विचार है तो उसमें बदलाव नहीं हुआ होगा, ये कदापि नहीं कहा जा सकता है। फिर वो कहते हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था। यानी जब हम जेल से बाहर थे तो क्या हमारे जो विचार थे उस समय बाहर के जो वातावरण के अनुसार जो हमारे विचार थे वो क्या अनुकूल थे, सही थे। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी हम भी
तो कोई कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक जो है सहायक सिद्ध हुए, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की ही उपज है। मतलब भगत सिंह ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने समय में ही क्या कर रहे हैं कि संघर्ष कर रहे, कार्यरत कर रहे। जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे अलावा जो हमारे जैसे लोग होंगे वो जो है आगे आएंगे, देश की आज़ादी में संघर्ष करेंगे। तो भगत सिंह यही चीज़ वो लिखते हैं, तो हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, यानी हम जिस समय है उस समय हम देश के लिए जो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब हमारे बाद जो आएंगे वो कार्य करेंगे, तो हम केवल अपने समय के ही जो है आवश्यकता के उपज के रूप में, यानी हम अपने समय में ही क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए भगत सिंह इस लाइन को कहते हैं। फिर कहते हैं कि मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में यह विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने के आवश्यक सिद्ध हुए थे। इसके बाद कहते हैं कि मैं और आपने भी, मतलब भगत सिंह अपने को और सुखदेव अपने मित्र को कहते हैं कि इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है। मतलब हमने और आपने, हम दोनों लोगों ने इस देश में साम्यवाद और समाज, इन दोनों को जन्म नहीं दिया है, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होता है। यानी हमें विपत्तियों से बचने के लिए जो है, विपत्तियों से बचना नहीं चाहिए, या विपत्तियों से बचने के लिए हमें आत्महत्या नहीं करना है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहें। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना जो है बनाया जाता था। जहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरवपूर्ण अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त न थी? भगत सिंह ये भी इस पत्र में लिख रहे हैं कि जब हमने जो मतलब कि आंदोलन किया, ठीक, जिस चीज़ का हमने विरोध किया, तो उस समय हमारे साथ जितने भी कार्य करने वाले लोग थे वो सब इसको छोड़ करके चले गए। ठीक, जितने भी लोग थे कि जो अपने को क्रांतिकारी मानते थे वो भी हमारा साथ छोड़ करके चले गए। तो क्या ये परीक्षा का नहीं था? परीक्षा युक्त परिस्थितियाँ नहीं थी परीक्षा युक्त परिस्थितियाँ। फिर भी अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? तो हमारे पास जो कारण और तर्क था वो बताते हैं कि क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? ये सभी चीज़ें प्रश्न कर रहे हैं भगत सिंह सुखदेव से। और ये भी बोलते हैं, और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं हैं जो जेलों से दंड भोग कर लौटे हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनिक ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही हत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। यानी भगत सिंह ये उदाहरण लेते हैं एक वाकुनिक व्यक्ति का, कि वो उदाहरण लेकर के समझाते हैं कि जैसे ये हमारे साथ था, जेल में गया, जेल में ये जो कष्ट सहा, तो जेल से बाहर आने के बाद ये क्या करता, तो ये आपके जैसा सोच विचार रखता, या जेल में जाता तो आपके जैसा सोच विचार रखता, तो ये भी क्या करता, प्रारंभ में आत्महत्या कर लेता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक, ये हमारे साथ जेल से आने के बाद, जेल में रहने के बाद भी ये जुड़े रहे। फिर भगत सिंह कहते हैं कि क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए। मतलब इन्होंने जो बम फैक्ट्री था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, तो उसमें जो है इन्होंने कहा कि हमें प्रभावकारी जो है विष भी रखना चाहिए, जहर भी रखना चाहिए। तो आप जिनने जो है बड़ी दृढ़ता से इसका क्या किया, विरोध किया। यानी भगत सिंह लिख रहे हैं पत्र में कि मैंने कहा कि हमें विष भी रखना चाहिए अपने बम फैक्ट्री में। तो उस समय सुखदेव क्या करते हैं, इनका विरोध करते, कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है। वो बताते हैं कि आप इस विचार से क्या थे, घृणा करते थे, घिन करते थे कि फैक्ट्री में जहर नहीं रखा जाएगा। वो भी कहते हैं कि आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ, यह तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है
मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में ही अब घृणा आती है। यानी भगत सिंह जब जेल से बाहर थे तो वो सोच रहे थे कि बम बनाने वाले फैक्ट्री में हम लोग को विष भी रखना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े तो प्रयोग कर लेंगे। लेकिन उस समय सुखदेव उसका क्या करते थे, विरोध करते थे कि नहीं ये गलत है, घृणा का काम है। लेकिन अब क्या हो गया है आपको कि आप जो है आत्महत्या को या ये सब बातों को जो है सही मान रहे हैं। तो यही चीज़ भगत सिंह इस पत्र में लिख रहे हैं और कहते हैं कि आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपके अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इस विचारों के अनुकूल कार्य किए होते तो आपने क्रांतिकारी कार्य बहुत बड़ी सेवा की होती, परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। मतलब भगत सिंह ये कह रहे हैं कि आप जो अभी ये सब विचार कर रहे हैं, जब आप बंदी बनाए जाने के समय था, जब आप जेल में जाने वाले थे, तो उस समय जो है आप विष खा करके आत्महत्या कर लेते, ठीक ना। यानी उस समय ये आप विचार करते, तब आपका जो है क्रांतिकारी कार्य जो है ना, उस समय क्या होता कि बड़ी जो है सफल होता। कहा था कि हाँ, सेवा करते हुए, संघर्ष करते हुए, प्रयत्न कोशिश करते हुए आपने क्या किया, बलिदान दे दिया, ये कहा जाता। लेकिन अब आप अगर ऐसा करेंगे तो ये करना जो है और आपका ये जो विचार होगा वो क्या होगा, हानिकारक होगा। क्योंकि पहले आप ऐसा करते तो सही था, लेकिन अब आप ऐसा करेंगे तो वो हानिकारक होगा। फिर कहते हैं कि एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब भगत सिंह ये लिख रहे हैं कि हम लोग जो ईश्वर हो गए, पुनर्जन्म हो गए, नर्क स्वर्ग हो गया, कि जैसे लोग आम लोग समझते हैं कि कोई नर्क में जाएगा तो स्वर्ग में जाएंगे, कोई लोग सोचते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, ईश्वर में विश्वास रख रहे हैं। तो ये सब जो मतलब कि मानने का है, इस पर सब चीज़ों में जो विश्वास है वो हम लोग नहीं रखते थे कभी भी। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकतावादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझे इस विषय पर बातचीत की थी। मतलब एक दिन क्या हुआ कि पुलिस के अधिकारी जो है इनके पिताजी को इनके पास लेकर के आए पहचानने के लिए इनके पिताजी को। तो पिताजी क्या कहते हैं, इनके कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सही नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं और भगत सिंह कहते हैं कि हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे जो है कहना चाहता हूँ। यानी भगत सिंह कह रहे हैं कि मेरे जैसा जो व्यक्ति है अब कभी भी अपने मन में जो है आत्महत्या करने का विचार जो वो नहीं ला सकता अपने हृदय में, ठीक ना। फिर वो कहते हैं कि आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मतलब भगत सिंह कह रहे हैं कि आपसे मैं इतना बातें किया, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, ये प्रश्न करेंगे कि मैं इस विषय में या क्या विचार रखता हूँ या क्या सोचता हूँ, तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। यानी मुझे अब विश्वास है कि मुझे मृत्यु दंड सुनाया जाए, यानी मुझे फांसी का जो है दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तो वो मुझे सुनाया जाए, इसके लिए मैं अटल विश्वास कर रहा हूँ। और मुझे किसी प्रकार की पूर्ण जो है क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यानी भगत सिंह ये भी सोचते हैं कि मुझे क्षमा ना किया जाए या मुझ पर मतलब कि तनिक भी नरम व्यवहार ना किया जाए, इस सब चीज़ों का जो है वो आशा नहीं रख रहे हैं, सोच नहीं रख रहे हैं कि मेरे साथ ये भी होगा। वो तो केवल ये सोच रहे भगत सिंह कि मुझे मृत्यु दंड सुनाया जाए, कब सुनाया जाए, मैं इसी की प्रतीक्षा में लगा हूँ। फिर वो कहता है कि यदि कोई क्षमा भी हुई तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। मतलब भगत सिंह कह रहे हैं कि अगर हमें क्षमा भी मिलेगा तो हमें क्षमा नहीं मिलेगा, हमारे साथी लोग थे उन्हें भी क्षमा मिलेगा। लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, हमें क्षमा नहीं मिले, मैं मृत्यु दंड की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत्यु दंड मिलेगा।
फिर इसके बाद कहते हैं वो कि इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। तो भगत सिंह ये भी अपने मित्रों को लिखते हैं कि मेरी अभिलाषा है, यानी मेरी आशा है कि मुझे कब फांसी दी जाए, कि जब हमारा जो आंदोलन था वो अपने चरम सीमा पर, अपने अंतिम सीमा पर पहुंच जाए, तब उस समय मुझे क्या दे, फांसी दिया जाए। ये मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा है। फिर वो कहते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाता है तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाइयां उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, ठीक ना। हमारे साथ जैसा हुआ वैसा अन्य लोगों के साथ ना हो, मैं यही आशा रखता हूँ। और मेरी आशा ये भी है कि जब हमारा आंदोलन चरम सीमा पर हो तब मुझे फांसी दिया जाए। और फिर कहते हैं कि हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं, और इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आशाजनक जो परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन जो है क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती और की जाएगी। और अंत में फिर भगत सिंह कहते हैं कि जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है तो मैं केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह, यानी जो मिटाने योग्य चिन्ह ना हो, वो अंकित हो जाए। और बस यही जो है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो बस यही आपसे कह रहा हूँ और इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। तो भगत सिंह अपने मित्र सुखदेव को समझाने का कोशिश करते हैं कि मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई, तो हमें कष्ट सहन करके ही देश की सेवा करनी है, ठीक। और इसके लिए कुछ दुख के लिए, कुछ दुख, कुछ कष्ट के निवारण के लिए आत्महत्या करना क्या है, कदापि गलत है। तो भगत सिंह जो हमारे हैं वो अपने मित्र दोस्त को पत्र लिख करके समझाते हैं। तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।